क्लास आते हैं और अभी भी घर सोए हुए हैं, तो इस बात का बड़ा चिंता है, लेकिन है नहीं विशेष, बस थोड़ा सा चिंता है। नहीं आइएगा तो क्या किया जा सकता है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, जो भी लोग आ रहे हैं अपना टाइम पर अपना रूटीन धर लीजिए, रेगुलर आइए, ठीक है। कुछ कुछ बात है जो बार बार हम बोल रहे हैं, जो 11th में आप किए हैं वो अब मत कीजिएगा। इसलिए बोल रहे हैं नहीं कीजिएगा क्योंकि 12th में हमको मतलब एग्जाम देना होता है, बोर्ड एग्जाम देना होता है, ठीक है। 11th में तो नहीं देना होता, तो जैसे करके वैसे ही निकल जाते हैं। तो क्लास रेगुलर आइए, एक ही रूल है, क्लास रेगुलर और टाइम पर आइए। नहीं मन करे, मैथ्स वाले सर थोड़े अजीब हैं, 2-3 दिन के बाद आओगे कोई बात समझ में नहीं आएगा, मैथ वाले सर दोबारा नहीं बताएंगे, समझ गए। इसलिए क्लास रेगुलर आए, मैथ हम ही पढ़ाएंगे, हम अपना ही तारीफ कर रहे हैं। तो इसलिए क्लास रेगुलर आइएगा, क्लास रेगुलर आइएगा। इस बात की पूरी गारंटी है कि एक भी बात समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर हो भी गया तो दोबारा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 3-4 दिन के बाद आओगे कि सर हम ये अब्सेंट कर गए थे, ये वाला हमारा दोबारा बता दो, तो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि जो लोग रेगुलर आए वो बेवकूफ तो नहीं न थे, इसलिए नहीं बताया जाएगा दोबारा, ठीक है। तो क्लास आप अपना प्रॉपर ढंग से आइए, कोई काम तो नहीं ना, पटना में आए हैं इसी के लिए ना हम लोग। हाँ, जिसको ठंडी लग रहा है उसका भी किसी प्रकार का नहीं सुना जाएगा। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो ठंडी उंडी को तोड़ के आते हैं। सवाल यह है कि आपको ठंडी नहीं लगता, बात यह है कि नींद ही नहीं खुलता। नींद कैसे खुलेगा जब सुबह के 3 बजे सोते हैं और 6 बजे से क्लास लगता है, कैसे आओगे, समझ रहे हो। तो अपना ये सब रूटीन ठीक कर लीजिए, समझ रहे हैं। बाकी मैथ वाले सर हिंसा उनसा नहीं करते, आपको पता ही है, ठीक है। विशेष बहस नहीं करना, सीधी से अपना काम आज से स्टार्ट, और पूरा फुल वे में। अब सांस एक ही बार तब लेना है जब सिलेबस खत्म हो जाए, समझ रहे हो। एक बार उस टाइम सांस लेंगे सिलेबस खत्म होने के बाद, एक बार फिर से रिवीजन जब स्टार्ट करेंगे तो दूसरी बार सांस ले लेंगे, बात खत्म। हाँ, आज शुरुआत है तो सांस वांस ले लो, पूरा भर के ले लो एकदम एक ही बार, है ना, स्टोर कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। क्लास रेगुलर आना है, क्या करना है, रेगुलर और टाइम पर आना है। आधा घंटा बाद आओगे सर, आधा घंटा पहले क्या पढ़ा है, तो उसका भी कोई जिम्मेदारी नहीं लिया जाएगा मित्र। थोड़ा लग रहा होगा कैसे बोल रहे हो सर, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं बोलना पड़ता है ना। कोई लड़का टाइम पर आ जाता है, उसके आधा घंटा का मायने है कि नहीं है, है वैल्यू कि नहीं वैल्यू है। इस बात का ख्याल रखेंगे, टाइम पर रेगुलर, जिसका भी कसम उसम खाना है खा लो, क्या करोगे, टाइम पर, और क्या करोगे, रेगुलर आओगे, बस बात खत्म, यही है इंट्रोडक्शन, इसी को कहा जाता है। तो जैसे कि बात कर रहे थे, मैथ्स का हम पहला चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तीसरा और चौथा में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। तो चौथा स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिटरमिनेंट। क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, डिटरमिनेंट जिसे कहा जाता है, ठीक है। जो लोग किताब नहीं लिए हैं, ज्ञान मत दो रे टोपी, बात नहीं करना, ठीक है। एक तो सालों साल बाद आया है, ठंडी लग गया था बाबू, हैं, बताइए सर, देखो नहीं हो लगा होगा तब वो बीमारी पाल लिया है वो। तो गेट लगा दो जी, वो बोला, वो गेट थोड़ा लगा दो तो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4, अच्छा जो मैथ्स किताब नहीं लिए हैं, जो ले लिए हैं ठीक है, जो नहीं लिए हैं वो नया एडिशन वाला किताब नहीं लीजिएगा,
पुराना एडिशन वाला किताब लीजिएगा। नया एडिशन वाले किताब में सिलेबस कम कर दिया गया है, इसलिए पुराने के हिसाब से बताया जाएगा जो पूरा सिलेबस है उसके अनुसार, ठीक है। नया वाला सिलेबस बहुत ही खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है, 4-5 बार बोल सकते हो। तो नया वाला एडिशन नहीं लेना है, पुराना एडिशन का किताब लेना है, ठीक है। चलिए लगाई हेडिंग, शुभारंभ किया जाए। हेडिंग में लगाइए डिटरमिनांट। हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे। उसको दिखाओ, उसको बाबू। महीना में समझ रही हो ना, जैसे तुम्हारा अब्सेंट का रूल है उसको छोड़ो, समझ गई ना। चलिए हेडिंग में लगा दे डिटरमिनांट। चलिए सबसे पहले बात करते इंट्रोडक्शन। मतलब बेसिक बातें डिटरमिनांट के बारे में क्या जान सकते हैं वो, इंट्रोडक्शन। फिलहाल एक चीज के लिए वेट कीजिएगा, ये है डिटरमिनांट किसको कहा जाता है, डिटरमिनांट का डेफिनेशन क्या होता है, ये भी हम लोग को पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। बड़े बड़े कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछा गया है कि डिटरमिनांट का डेफिनेशन क्या होता है, 4 गो ऑप्शन लिखा रहता है क्या होता है। लेकिन डिटरमिनांट का डेफिनेशन तब बताएंगे जब चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, तब आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाता है रास्ते में, ठीक है। तो जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे तब हम आपको बता देंगे कि डिटरमिनांट किसे कहा जाता है, डिटरमिनांट का डेफिनेशन क्या होता है, समझे। फिलहाल अभी हम शुरू करेंगे डिटरमिनांट दिखता कैसा है, डिटरमिनांट दिखता कैसा है, उसके क्या क्या बातें हैं, ये हम लोग शुरू करेंगे। समझे हम क्या बोले हैं, क्या बोले अभी, कि डिटरमिनांट का डेफिनेशन हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स के अंदर। महेंद्र सर आज टाइम देख लीजिए, और अगले दिन से अगर टाइम पर जो नहीं आवे उसको बाहर खड़ा कीजिएगा, बाहर से पढ़ेगा अपना। हाँ बाहर से पढ़ेगा, कोई बात नहीं, क्लास का आएगा। शुरू करें, इसका डेफिनेशन हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर बात करेंगे। आइए देखिए कैसा होता है, सुना जाए। मित्र जैसे ही आप डिटरमिनांट वाला चैप्टर खोलोगे, ध्यान से सुनो, जैसे ही आप डिटरमिनांट वाला चैप्टर खोलोगे तो इस प्रकार से कुछ दिखेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार का 2 वर्टिकल लाइन खींचा हुआ रहता है और इसी के अंदर कुछ ना कुछ लिखा रहता है। अगर डिटरमिनांट वाला चैप्टर खोलोगे तो इस प्रकार से 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हुआ रहेगा और इसी के अंदर कुछ ना कुछ लिखा रहता है। याद रहे डिटरमिनांट वाला जब चैप्टर खोलोगे तो इस प्रकार का भी साइन दिखाई देगा, इस प्रकार का भी साइन दिखाई देगा। ध्यान रहे इसको हम सजाने के लिए ऐसा नहीं बना दिए हैं, दोनों में फर्क है। अगर एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसे डिटरमिनांट कहा जाता है, और ऊपर नीचे से अगर थोड़ा सा मुड़ जाएगा उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ये डिटरमिनांट का सिंबल है। तो अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। डिटरमिनांट का सिंबल क्या होता है, पूरी तरीके से 2 स्ट्रेट लाइन की तरह आपको दिखेगा।
तो हम लोग इसको कहेंगे साइन ऑफ डिटर्मिनांट। क्या कहेंगे? साइन ऑफ डिटर्मिनांट। साइन ऑफ डिटर्मिनांट। आराम से बोर्ड पर ध्यान दे के समझते रहिए। जहां नहीं समझ में आवे दोबारा पूछ लीजिएगा। क्या समझ में आया? कि इस प्रकार से ये जो दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस दोनों लाइन को एक साथ क्या कहा जाता है? साइन ऑफ डिटर्मिनांट। इस प्रकार से जो दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस दोनों लाइन को एक साथ क्या कहा जाएगा? साइन ऑफ डिटर्मिनांट कहा जाएगा। समझ में आया? डिटर्मिनांट का साइन पूरी तरीके से स्ट्रेट होता है। क्लियर हो गया? अरे हुआ क्लियर? दूसरी बात, थोड़ा सोचोगे, थोड़ा सोचोगे तो आपको लगेगा कि कुछ लाइन ऐसे हॉरिजेंटल, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं ना, कुछ ऐसे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया हुआ है। थोड़ा सोचोगे तो पता चलेगा कि कुछ ऐसे हॉरिजेंटल लाइन भी हैं। तो डिटर्मिनांट के अंदर इस हॉरिजेंटल लाइन को रो कहा जाता है। डिटर्मिनांट के अंदर हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहा जाता है? रो। क्या कहा जाता है? रो। और अगर हॉरिजेंटल लाइन भेजे में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ लो, डिटर्मिनांट में वैसा लाइन जो लेफ्ट टू राइट जाता हो, किधर से किधर? लेफ्ट टू राइट जाता हो, उस तरह के लाइन को क्या कहा जाता है? रो। क्या कहते हैं? रो। तो इसलिए इसका नाम पड़ता है फर्स्ट रो, इसका नाम होता है सेकंड रो, इसका नाम होता है थर्ड रो। रो किसको बोलोगे? हॉरिजेंटल लाइन को। किसको बोलोगे? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन मतलब जो लेफ्ट टू राइट जाता हो, किधर से किधर? लेफ्ट टू राइट जाता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। और नाम देना हो तो R1, R2, R3, R4 जो आपको नाम देना हो दे सकते हैं। समझ में आया? रो किसको कहेंगे? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन कैसे चलता है? लेफ्ट टू राइट चलता है। उसके बाद थोड़ा और सोचोगे तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जिसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, टॉप टू बॉटम यानी कुछ वर्टिकल लाइन भी आपको दिखाई देंगे। टॉप टू बॉटम कुछ वर्टिकल लाइन भी दिखाई देंगे। तो डिटर्मिनांट में जो वर्टिकल लाइन होता है, इस साइन को छोड़ के, डिटर्मिनांट के साइन को छोड़ के जो वर्टिकल लाइन होगा, हम बोल, डिटर्मिनांट के साइन को छोड़ के जो वर्टिकल लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। अरे क्या बोलते हैं? कॉलम। नाम देना हो तो इसका नाम देंगे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। समझ में आया? फिर से एक बार बात करते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहेंगे? रो। वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे? साधारण भाषा में लेफ्ट टू राइट जाने वाले लाइन को रो और टॉप टू बॉटम आने वाले लाइन को कॉलम कहा जाएगा। चलिए अब एक बात सुना जाए। अब गौर कीजिए, रो और कॉलम, रो और कॉलम एक दूसरे को इन सभी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो डिटर्मिनांट में उसी जगह पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है जहां पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, बाकी जगह खाली रहता है। जहां पे रो और कॉलम, जहां पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काटेगा, वहीं पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। समझा? जैसे मान लो यहां 4 लिख देगा, 5 लिख देगा, ए लिख देगा, बी लिख देगा, कुछ भी, लेकिन यहां पे नहीं लिखेगा, इस सब जगहों पे नहीं लिखेगा। वहां पे लिखेगा जहां पे रो और कॉलम क्या करता है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। इसलिए इस जगह को कहा गया है पोजीशन ऑफ एलिमेंट। पोजीशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जगह, पोजीशन ऑफ एलिमेंट कहा गया है इसको। वहीं पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है जहां पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, बाकी ये सब जगह क्या रहता है जी? खाली रहता है। और जहां पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? पोजीशन ऑफ एलिमेंट कहते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट कहते हैं। क्लियर?
ये डिटर्मिनांट दिखाई दे रहा है आपको? बताइए इस डिटर्मिनांट के अंदर कितने रो कितने कॉलम हैं? जितना रो जितना कॉलम वहां इस कोने में यहां पे लिखा जाता है। कितना रो है? 3। तो ऐसे लिखो, क्रॉस डालो, कितना कॉलम है ऐसे लिखो। जितना रो रहेगा शुरू में, फिर क्रॉस डालना, जितना कॉलम रहेगा उसको बाद में। यहां पर इस कोने में, राइट वाले कोने में, यहां पे नीचे में, समझ गया ना? इस डिटर्मिनांट में 3 रो है और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। क्या यहां तक का बात समझ में आया? अरे आया? चलिए, अब सबसे जरूरी बात जो डिटर्मिनांट के लिए है वो ये है, वो ये है नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम। डिटर्मिनांट इसके बगैर संभव नहीं है। डिटर्मिनांट में जितना रो होता है उतना ही कॉलम। अगर एक रो है तो एक ही कॉलम होगा, और अगर 2 रो है तो 2 कॉलम होगा, 3 रो है तो 3 कॉलम होगा, 4 रो है तो 4 कॉलम होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि रो 3 हो जाए कॉलम 4 हो जाए। समझा? और अगर ऐसा कहीं है, इसका मतलब वो डिटर्मिनांट गलत है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। किसी भी डिटर्मिनांट में रो और कॉलम अलग अलग नहीं हो सकता। जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है। समझ में आया क्या? डिटर्मिनांट में जितना रो उतना ही कॉलम होता है। इसमें क्या क्या बताया, समझ में आया? एक बार वापस जल्दी से रिकैप कराते हैं। सबसे पहले हम बताए थे ये जो ग्रीन वाला लाइन दिखाई दे रहा है, ये जो वर्टिकल लाइन है एकदम ड्रॉ किया हुआ रहेगा, जिसे क्या कहते हैं? साइन ऑफ डिटर्मिनांट। लेकिन जिसको हम रो बोले हैं वो ड्रॉ किया हुआ नहीं रहेगा, उसको इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं? रो। वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ किया हुआ नहीं रहेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। तो वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम। और जिस जगह पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोजीशन ऑफ एलिमेंट। और डिटर्मिनांट में सबसे बड़ी बात क्या है जी? डिटर्मिनांट में जितना रो होता है उतना कॉलम होता है। क्या समझ में आ गया ये बात? जल्दी से नोट कीजिए।
कर लिए नोट? एक बार वापस देख लीजिए, रो किसको बोलेंगे? रो किसको कहा जाएगा? हॉरिजेंटल लाइन जो लेफ्ट टू राइट जाता है, और कॉलम वर्टिकल लाइन जो टॉप टू बॉटम जाता है। क्लियर है? हटा दे इसको। ठीक, अब लिखाइए हेडिंग में टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए, सबसे पहला है जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। नाम से क्लियर है? ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, तब लिखिएगा। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। नाम से क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक रो एक कॉलम। ऐसा डिटर्मिनेंट बनाना है जिसमें एक रो होना चाहिए और एक कॉलम। एक रो होना चाहिए और एक कॉलम होना चाहिए। देख लो, एक रो होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए। देख लो, देखो तो, क्या इसमें एक रो एक कॉलम है? सर, एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसे आप ले सकते हो, और कोई दूसरा हॉरिजेंटल लाइन ले सकते हैं क्या? कहोगे सर ऊपर से ले लो। अरे भाई, ऊपर से ले लेंगे तो ऊपर कोई नंबर थोड़ी ना है। हॉरिजेंटल लाइन वहीं से ड्रॉ करना ताकि वो किसी नंबर को काट के जाए। एक हॉरिजेंटल लाइन यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर से कर सकते हैं क्या? नीचे से कर सकते हैं क्या? तो इसमें कितने रो हो गए? एक। उसी प्रकार अगर वर्टिकल लाइन यानी कॉलम ड्रॉ करेंगे तो कितने कॉलम हो जाएंगे? तो बताइए, इसमें एक रो एक कॉलम है कि नहीं है? इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्या इसको फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा सर। एक रो और एक कॉलम हो जाएगा, ये भी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ध्यान रहे, ये देखने में थोड़ा मॉड जैसा लग रहा है, मॉड जैसा लग रहा है, लेकिन इसको मॉड मत समझिएगा। क्या समझिएगा? डिटर्मिनेंट, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्लियर है क्या? फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कितने रो कितने कॉलम होते हैं? एक रो एक कॉलम होते। एक रो एक कॉलम। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, उसके बाद आता है सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फिर से नाम से ही क्लियर है। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? दो रो चाहिए और दो कॉलम। चलिए, दो रो चाहिए तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहा जाएगा। देख लिया जाए गौर से। एक्स वाई ए बी। क्या इसमें दो रो दो कॉलम दिखाई दे रहा है? गौर करोगे तो एक रो यहां से जा सकता है और दूसरा रो यहां से जा सकता है। जा सकता है ना जी? तो दो रो हो गया। गौर करोगे तो एक कॉलम यहां से जा सकता है और एक कॉलम यहां से जा सकता है। दो कॉलम हुआ कि नहीं हुआ? मन करे तो इसका नाम आप R1 दे सकते हो, इसका नाम R2 दे सकते हो, दे सकते हो इसका नाम C2। क्या इसमें दो रो दो कॉलम है? इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अगला एग्जांपल देख लो। देखो, ये है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। -4 10 6 7। क्या ये है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट? जी सर, क्योंकि इसमें भी कितने रो कितने कॉलम हैं? दो रो दो कॉलम है। समझ में आया? ये है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है,
उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सोच के बताइए क्या होने वाला है। एक ऐसा डिटर्मिनेंट बनेगा जिसमें हमें 3 रो और कितने कॉलम दिखाई देंगे, 3 कॉलम दिखाई देंगे, 3 रो 3 कॉलम। देख लीजिए, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन, बताओ इसमें 3 रो 3 कॉलम दिखाई दे रहा है। एक रो आप यहां से ले सकते हो, एक रो आप यहां से ले सकते हो। एक बार हम ऐसे कर करके दिखा दे रहे हैं, बार बार नहीं करेंगे। फिर एक रो यहां से ले सकते हो, 2 रो हो, 3 रो हो गया कि नहीं हो गया। इसका नाम आप R1 दे दो, इसका नाम आप R2 दे दो, और इसका नाम क्या दे दो, R3। 3 रो हुआ। फिर एक कॉलम आप यहां से ले सकते हो वर्टिकल लाइन, एक कॉलम आप यहां से ले सकते हो वर्टिकल लाइन, और एक कॉलम आप यहां से ले सकते हो वर्टिकल लाइन। मतलब ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, और ये हमारा C3 है। समझ में आया। सर इस डिटर्मिनेंट के अंदर 3 रो 3 कॉलम है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा जी, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्या नाम पड़ेगा, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। एक छोटा सा सवाल यहां पूछा जाएगा, जैसे 1 -1 0 6 7 8 9 -1 3 4, ये भी है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्या ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है? और अगर है तो बताइए थर्ड रो में क्या लिखा हुआ है, बैठे बैठे बोलो, थर्ड रो में क्या लिखा हुआ है, उसी को बोल। तुम इधर बैठा हुआ है, ठीक है, तुम तो हाँ, थोड़ा हटा लो भाई उसको, कभी भी हटा, इतना ठंडा नहीं लग रहा। थर्ड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, पूरा बोलो। हाँ तो ऐसे ना बोलना चाहिए। 694 थर्ड कॉलम ये है। इंग्लिश मीडियम ही है ना आपका, है तो पूरा बोलिएगा जो जो लिखा हुआ है। समझ में आया, बैठ जाइए। समझ गए क्या इसको। हमारे सिलेबस में थर्ड ऑर्डर तक ही पढ़ना है, ठीक है। फिर भी हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं फोर्थ ऑर्डर का। फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट, कहो किसको कहा जाएगा, फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जिसमें 4 रो 4 कॉलम हो, 4 रो 4 कॉलम हो, तो बना लिया जाए एक डिटर्मिनेंट जिसमें 4 रो 4 कॉलम होगा। एक्स वाई जेड पी एल एम एन क्यू ए सी डी 1 2 3 4। बताइए क्या इसमें 4 रो 4 कॉलम हैं? इसको हम लोग फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहेंगे। हमारे बगल में एक लड़का हाँ खड़ा, ये समझ में आया तुमको। तो सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, बैठ जाओ, तुम बताओ। हाँ, थर्ड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, क्या, बैठ जाइए। समझ में आ गया किसको बोलते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट है, जल्दी से इसको नोट कर ले बस।
किसी भी मित्र को किसी भी प्रकार का डाउट लगे तो वो पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। लिख लिए इधर। लिख दिए। चलिए देखिए, अब ये जो डिटर्मिनांट है, फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो हम थोड़ा यहीं पर सीख लेते। देख लीजिए, सुन लिया जाए इधर। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनांट का वैल्यू फाइंड करना हो तो अंदर में जो नंबर है आंसर उसी के बराबर हो जाएगा। यहां डिटर्मिनांट किसका है, तो 4 का डिटर्मिनांट डायरेक्ट 4 ही हो जाएगा। यहां किसका डिटर्मिनांट है, 40 का डिटर्मिनांट 40 ही हो जाएगा। यहां किसका डिटर्मिनांट है, -6, -6 का डिटर्मिनांट कितना हो जाएगा, -6 ही हो जाएगा। याद रखें ये मॉड नहीं है, इसलिए प्लस मत बना दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनांट में अंदर जो नंबर लिखा रहेगा आंसर उसी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको समझिएगा,
सेकंड ऑर्डर वाले को सॉल्व करने के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुना करते हैं। और ध्यान रहे, पहले इसको मल्टीप्लाई करना ऊपर से नीचे वाले को, समझ गया कि नहीं? पहले इसको, तो बताओ इसको मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा? x इंटू बी आएगा। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर माइनस डालना, और तब इसको मल्टीप्लाई करना। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने मन से माइनस डालना, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा? a इंटू वाई। हो गया। जैसे अगर इसको सॉल्व करना होगा तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा जी? -28। फिर माइनस लिखेंगे अपने मन से, और तब इसको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा ये? -88। समझ में आया? सेकेंड ऑर्डर कैसे सॉल्व करते समझ में आया? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर माइनस लिखना, और तब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना। सही है? दिखा दो उसी में जहां तुम लोग लिखे हो, उसी में दिखा दो। थर्ड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं वो थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। फिलहाल सेकंड ऑर्डर पे ही बहस रोकते हैं, इसी पे कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में अंदर जो नंबर रहेगा आंसर उसी के बराबर हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर में बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिख लिए? आइए कुछ सवाल बनाते हैं, बना दें। सबको सॉल्व करना है। इसका आंसर लाना कितना होगा? ये आई आयोटा होता है, आई आयोटा होता है। आयोटा के बारे में अगर हम थोड़ा सा बता दें तो आयोटा का वैल्यू √-1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर होता है। आयोटा के पावर 4 का वैल्यू भी 1 के बराबर होता है। आयोटा के पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा के बराबर होता है। ये बात आप कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास से आया हुआ है, नोट कर सकते हैं। आई का वैल्यू √-1, दोनों को स्क्वायर कर दिए तो आई स्क्वायर बराबर, अच्छा, आई स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा। फिर स्क्वायर कर दिए तो आई के पावर 4 बराबर 1 और आई क्यूब बराबर -i। ठीक है, ये आयोटा का रूल है। सॉल्व कर दिए क्या इसको? ओके, करिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये? 3i²। फिर माइनस लिखोगे अपने मन से, फिर इसको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? -2i²। अब सॉल्व किया जाए। ये है 3i का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2i², कितना हो गया बोलो? 5i² हो गया। 5i² का वैल्यू कितना होता है? -1। तो हमारा फाइनल आंसर कितना के बराबर आ गया? -5 के बराबर आ गया। अरे समझा? पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लिखना है, तब इसको मल्टीप्लाई करना है। कर दिए। 5i², यानी -5 आया, क्योंकि i² का वैल्यू -1 होता है। समझे? नोट करो, नहीं समझ में आया दोबारा पूछना। आ गया समझ में? देखिए,
इसका आंसर निकालना है। चलिए इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें। पाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये? साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री आएगा। फिर माइनस लिखोगे और तब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये? कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री। अरे यही ना आएगा। अब 11th क्लास का ये फॉर्मूला है, उम्मीद करते हैं कि कुछ मित्रों को याद होना चाहिए। याद है फॉर्मूला? फॉर्मूला है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का। यहां पर वही फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन दिक्कत यह है इसमें पहले साइन आ गया है, बाद में कॉस है। एक काम करो, माइनस कॉमन कर लें क्या? अगर माइनस कॉमन करोगे तो बोलो ये कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में चला जाएगा। अरे माइनस कॉमन करने पर चीजें पलट जाता है ना भाई। कितना हो जाएगा बोलो? कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, फिर माइनस साइन 15 डिग्री और इंटू साइन 75 डिग्री। देखो तो अब फॉर्मूला पर आ गया। अब फॉर्मूला पर आ गया, देख लो। अगर आप इस 15 डिग्री को ए मान लीजिए, अब 75 डिग्री को बी मान लीजिए, तो क्या कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी नहीं हो जाएगा? ये इसी फॉर्मूला पर है ना। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का क्या होता है फॉर्मूला? कॉस ए प्लस माइनस पहले से है, कॉस ए प्लस बी। तो ए का मतलब है 15 डिग्री, अब बी का मतलब है 75 डिग्री। तो बताओ कितना आ जाएगा ये? माइनस कॉस 15 और 75 90 डिग्री ना। और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही ना आएगा। तो इसका आंसर आ गया कितना? 0 के बराबर आ गया। अरे समझा कैसे सॉल्व हुआ? नोट किया जाए, वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला सब भी अपना नोट कर लीजिएगा जिन लोग को नहीं पता है। हो गया नोट? एक क्वेश्चन और कर। अरे समझ में आ रहा क्या तुम लोगों को? हाँ, अच्छा, जिधर करना हो कर लो, क्या दिक्कत है, बस समझ में आते रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, हटा दे।
बनाइए इसको, इतना इजी इजी क्वेश्चन है। ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन सब है, वही सब लिख रहे हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस वन को x माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, फिर माइनस लिखोगे और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये गौर से देखो तो फॉर्मूला पर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर वन ही ना होगा, फिर बगल में माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस वन, तो इसका आंसर कितना के बराबर आ गया, माइनस वन के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये बराबर ये दिया हुआ है, तो कह रहा है कि x का वैल्यू फाइंड किया जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लें क्या? चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये भी सेकंड ऑर्डर है और ये भी सेकंड ऑर्डर है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x को x से करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस लिखोगे, 5 को 10 से करोगे 50 आ जाएगा, हुआ ना, इक्वल टू यहां भी 3 को 12 से करोगे 36, माइनस 4 को 9 से करोगे 36, अच्छा संयोग से तो जीरो आ रहा है ये, तब एक्स स्क्वायर माइनस 50 बराबर कितना होगा जीरो, माइनस का 50 उधर चला गया तो 25 का प्लस का 50 हो जाएगा क्या। अब आपको पता है अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, और रूट प्लस माइनस दोनों में होता है ना, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 50, और 50 का रूट कितना होता है जी, प्लस माइनस 5 रूट टू होगा क्या, तो x का वैल्यू प्लस 5 रूट टू भी आएगा और माइनस 5 रूट टू भी आएगा, ये आपका आंसर हो जाता है। सही है, बुक दे दीजिए तो, बुक है आज को, किताब लाए हो जल्दी से कोई लेके आओ जल्दी, जिनके पास किताब नहीं है फोन में उपलब्ध होगा अपना ले लीजिएगा। होमवर्क होमवर्क अभी जो भी बताएं वो समझ में आया है कि नहीं आया है? होमवर्क है एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, सेवन और एट, फर्स्ट सेकंड सेवन और एट, इतने सारे क्वेश्चन बना के लाने, फर्स्ट सेकंड सेवन और एट, बस आज की सभा यहीं पे खत्म किया जाए, आज नहीं कल। तुम लोग फंसवाओगे, सुन लो सुन लो, शायरी सुनेगा, याद करे थोड़ा सा, सुन ली जल्दी से, और आप पढ़ भी लेना, समझ गया ना, शायरी नहीं, इधर पढ़ लेना।
सुनिएगा, बहाने बहाने से हम आपकी बात किया करते हैं, हर पल ख्यालों में हम आपसे मुलाकात किया करते हैं। आप जितनी बार सांस नहीं लेते हैं, आप जितनी बार सांस नहीं लेते हैं, हम उतनी बार आपको याद किया करते हैं। बस हो गया, होमवर्क बना के लाइएगा।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, शांत हो जाओ। कल बेसिक मैथ स्टार्ट बोले थे, आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो देखो, बेसिक मैथ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे